प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप घर पर सकुशल होंगे। पिछली वीडियो में हमने हरिवंश राय बच्चन जी की कविता एक गीत की व्याख्या की थी। आज हम दूसरी कविता आपके लिए लेके आए हैं जिसका शीर्षक है पतंग और इसके रचयिता आलोक धनवा जी हैं। तो सबसे पहले पतंग कविता की व्याख्या करने से पहले हम आलोक जी के बारे में जानेंगे। आलोक धनवा समकालीन हिंदी काव्य साहित्य के प्रमुख कवियों में अपना स्थान रखने वाले कवि श्री आलोक धनवा का जन्म सन 1948 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जनपद के एक साधारण परिवार में हुआ। बहुत छोटी अवस्था में अपनी कुछ गिनी चुनी कविताओं के फलस्वरूप इन्होंने अपार लोकप्रियता अर्जित की। आलोक जी पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों से सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। देश में कहीं भी अगर कोई सांस्कृतिक चेतना से संबंधित या सामाजिक चेतना से संबंधित कोई भी कार्यक्रम है, कोई भी आंदोलन है, तो वहाँ धनवा जी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। काव्य रचना की अपेक्षा इनकी रुचि सामाजिक कार्यक्रमों में अधिक रही है। जमशेदपुर में इन्होंने अध्ययन मंडलियों का संचालन किया है। इसके अतिरिक्त अनेक राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता की भूमिका का भी कुशलता से निर्वहन किया है। तो हम अगर देखें, जो आलोक धनवा जी हैं वो एक सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए हैं, बजाय एक कवि या साहित्यकार के रूप में। इनकी जो रुचि कहें या ये कहें जिस क्षेत्र में ये अपना सबसे ज़्यादा योगदान इन्होंने दिया है वो सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र ही है। प्रमुख रचनाएं धनवा जी की प्रथम कविता सन 1972 ईस्वी में जनता का आदमी शीर्षक से प्रकाशित हुई। इनके जन्म के 24 वर्ष पश्चात इन्होंने अपनी जो पहली कविता जनता का आदमी प्रकाशित करवाई। तत्पश्चात भागी हुई लड़कियों तथा ब्रूनो की बेटियां काव्य रचनाओं से इनको विशेष प्रसिद्धि मिली। इनका एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, सन 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पुरस्कार एवं सम्मान धनवा जी को राहुल सम्मान, साहित्य सम्मान जो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा दिया जाता है, पहल सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान आदि से इन्हें सम्मानित किया गया है। धनवा जी की जो काव्यगत विशेषताएं रही हैं वह कुछ इस तरह से हैं। आलोक जी समकालीन कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनके काव्य में वे सभी प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं जो समकालीन काव्य की रचनाओं में पाई जाती हैं। समकालीन आधुनिक काव्य की या जिस काल में धनवा जी रह रहे हैं। इनकी रचनाओं में जहाँ एक और समाज के शोषितों के प्रति सहानुभूति अभिव्यक्त होती है, तो वहीं दूसरी ओर विघटित व्यवस्था के प्रति आक्रोश एवं विद्रोह की भावना की अनुभूति भी होती है। इनकी काव्य रचनाओं में बार बार आम आदमी का स्वरूप भी उभर कर सामने आता है। इसके साथ साथ कवि ने युगीन रुचियों, आवेगों तथा वर्ग संघर्ष का भी वर्णन किया है। भाषा शैली पर दृष्टि डालें। एक जनवादी कवि होने के नाते, जनवादी आम जनमानस का कवि, जनता का कवि, इनकी रचनाओं में सहज, सरल तथा सामान्य हिंदी भाषा का प्रयोग मिलता है। अर्थात इनकी जो भाषा रही है काव्य की वो बिल्कुल सहज है, सरल है और सामान्य है, जो एक आम जनमानस के समझ में आ जाए। भाषा में किसी तरह की क्लिष्टता इन्होंने नहीं प्रयोग की। आधुनिक परिस्थितियों को व्यक्त करने में समर्थ हैं। इन्होंने देशी विदेशी शब्दों से कोई परहेज नहीं किया है। इनकी भाषा नवीन बिंबों और चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये यथा प्रसंग विभिन्न शैलियों, वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक आदि का प्रयोग करने में सिद्धहस्त हैं। तो ये था धनवा जी का साहित्यिक परिचय या धनवा जी के बारे में हमने कुछ जाना। उसके पश्चात
कविता पतंग, उसका सार देखें पहले। पतंग कविता कवि के दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह से ली गई है। जैसा कि हमने साहित्यिक परिचय में पढ़ा कि उन्होंने एक ही काव्य संग्रह उनका आया है जो दुनिया रोज बनती है, तो यह कविता उसी काव्य संग्रह का एक हिस्सा है, एक भाग है। ये एक बहुत ही लंबी कविता है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में इस कविता के तीसरे भाग को ही शामिल किया गया है। बहुत लंबी कविता है ये। पतंग कविता में कवि आलोक धनवा ने बच्चों को बाल सुलभ चेष्टाओं और उमंगों के माध्यम से प्रकृति के रागात्मक संबंधों का सुंदर चित्रण किया है। अर्थात यहाँ बच्चे की जो बाल सुलभ चेष्टाएं हैं उनको माध्यम बनाकर प्रकृति का सुंदर चित्रण यहाँ पे किया गया है। कविता में भादों के बाद शरद ऋतु की चमक और बाल मन की उमंग का सुंदर चित्रण किया गया है। बरसात का भादो मास गुजर जाने के पश्चात शरद ऋतु आई है। चारों ओर प्रकाश की चमक बिखरी हुई है। प्रकृति अत्यंत मनोहरी सौंदर्य बिखेरे हुए है। सुबह के सूर्य का प्रकाश लाल चमकीला है। चारों ओर उत्साह एवं उमंग का माहौल है। ऐसे में शरद ऋतु का यह चमकीला प्रकाश बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए बुलाता है और आकाश को बिल्कुल साफ एवं मुलायम कर देता है, जिससे पतंग ऊंचाइयों को छू सके। दुनिया की सबसे हल्की रंगीन कागज और बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंगें आकाश की ऊंचाइयों में निर्बाध उड़ सके। बच्चे पतंग उड़ाने में इस कदर बेसुध हो जाते हैं कि कठोर छत भी उन्हें कोमल ही मालूम होती है। यह धरती भी बच्चों के पाँवों की कोमलता को स्पर्श करने उनके पास आ जाती है। पतंग उड़ाते समय बच्चे अत्यंत रोमांचित होते हैं। उनका शरीर भी पतंग की तरह संगीत में ताल पर लहराता है। वे हर खतरे से बेखबर रहते हैं। इस कविता में सुंदर बिंबों के माध्यम से बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाओं का प्रभावी चित्रण हुआ है। तो बच्चों, यह कविता का संक्षिप्त सार कहें। इसके पश्चात हम कविता की व्याख्या करेंगे। तो जो पहला पद है कविता का वो कुछ यूं है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, हुआ सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया, पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है? सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। भादो सनातन संस्कृति में एक मास का नाम, एक महीने का नाम है भादो। और ये बारिश का महीना होता है और भादो जाने के बाद वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। तो सबसे तेज बौछारें गई, जो तेज बारिश आती थी, जो तेज बरसात आती थी, वो चली गई, अर्थात वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। जैसे ही भादो मास आता है तो वर्षा ऋतु समाप्त होने का संकेत मिल जाता है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। तो यहाँ पे भादो जाने के बाद कवि कहता सवेरा हुआ, क्योंकि भादो मास में, भादो के महीने में आकाश है काले काले बादलों से छाया रहता है। आकाश पे अंधेरा विद्यमान रहता है। तो बादल चले गए हैं क्योंकि बारिश का महीना चला गया है, भादो चला गया है, तो सवेरा हुआ। जैसे रात के पश्चात सवेरा होता है, उसी तरह बादलों से जो आकाश प्राय भरा भरा रहता था काले काले बादलों से, अब वो बादल चले गए हैं और आसमान ऐसा लग रहा है कि जैसे सवेरा हो गया। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। और जब सुबह होती है तो जो सुबह जो लालिमा छा जाती है, उस लालिमा की तुलना की गई है किसके साथ? खरगोश की लाल आंखों के साथ। जैसे जो खरगोश होता है उसकी आंखें लाल होती हैं, तो यहाँ पे कवि ने उस सवेरे की तुलना खरगोश की लाल आंखों से की है। शरद आया, पुलों को पार करते हुए।
शरद, शरद ऋतु, बारिश के पश्चात शरद ऋतु का आगमन होता है। तो शरद आया पुलों को पार करते हुए। भी जैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई बाधाओं को पार करते हैं, कई पुलों को पार करते हैं, उसी तरह यहाँ पे जो शरद ऋतु है पुलों को पार करते हुए वो आ रही है अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। यहाँ पे कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। जब प्रकृति पर मानव की क्रियाकलापों का, कार्यों का आरोप हो जाता है, वहाँ तो मानवीकरण अलंकार भी होता है। तो यहाँ कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। और वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो यहाँ पे कवि इस पद में कहना चाहते हैं कि जो भादो मास के पश्चात क्या है, आसमान बिल्कुल साफ चमकीला हो जाता है और शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। और शरद ऋतु पर मानवीकरण का आरोप करते हुए कवि कहता है कि वो अपनी तेज नई साइकिल को तेज गति से चलाते हुए, घंटी को जोर जोर से बजाते हुए बच्चों को आकर्षित करने के लिए उन्हें बुला रहा है। अगला पद देखें। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीजें उड़ सकें, दुनिया का सबसे हल्का कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानें उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह, उमंग का माहौल बन जाता है। कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके, क्योंकि शरद ऋतु का जो आकाश है बिल्कुल साफ एवं स्वच्छ हो जाता है। किसी तरह की धूल, किसी तरह के बादल उसमें नहीं होते, बिल्कुल मुलायम हो जाते हैं, बिल्कुल साफ हो जाता है। और उस मुलायम और साफ आसमान में पतंग और ऊपर उड़ सकती है। कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, क्योंकि जो पतंग बनता है हल्के से हल्के कागज का बनता है और पतंग रंगीन होते हैं, कागज रंगीन होते हैं। दुनिया का सबसे हल्का कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानें उड़ सके, और जो पतंग में जो बांस की तीलियां लगती हैं वो कमाने कहा गया उसको यहाँ पे, वो भी उड़ सके। आकाश अपने आप को इतना मुलायम कर देता है, इतना हल्का बना देता है अपने आप को, बादलों से रहित कर देता है कि बच्चों की जो पतंग है बिना किसी बाधा के वो उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियां, किलकारियां मारने लगते हैं। जैसे हम बच्चे थे और जब हम बचपन में पतंगे उड़ाते थे, हमारी पतंग जब उड़ती थी, ऊंची उड़ती थी, तो हमें कितनी प्रसन्नता होती थी। उस प्रसन्नता में हम सीटियां बजाते थे, किलकारियां मारते थे। तो यहाँ पे कवि ने उसका वर्णन किया है। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देने लगती हैं और बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल एवं नाजुक होते हैं। बच्चों की दुनिया की तुलना किससे की गई है? तितलियों की दुनिया से, क्योंकि तितलियां कितनी नाजुक और कोमल होती हैं। अगर हम तितलियों को पकड़ना चाहें, जैसे हम तितलियों को पकड़ते हैं तो उसके पंख बेचारे के टूट जाते, इतनी कोमल, इतनी नाजुक होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों की दुनिया भी इतनी नाजुक एवं इतनी कोमल है। इन दो पदों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। यहाँ बिंबों का प्रयोग किया है, बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन यहाँ पे किया गया है। शरद ऋतु का मानवीकरण यहाँ पे है। उपमा, अनुप्रास, शलेष, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, क्योंकि आम जनमानस की भाषा है।
मिश्रित शब्दावली है। अगला पद क्या कहता है? जन्म से ही वे अपने साथ लाते कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं? जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ कपास प्रतीक रूप में प्रयोग की गई है। कपास का जो फूल है, जैसा आप चित्र में दिखाई दे रहे हैं, जो कपास का पौधा होता है, कपास का जो फूल होता है वो बिल्कुल कोमल होता है, मुलायम होता है। रुई उस कपास से ही बनती है, रुई सबसे कोमल मानी गई है। तो यहाँ कवि कहता है कि बच्चों का शरीर भी उस कपास, उस रुई की भांति बिल्कुल कोमल होता है, और क्योंकि वो निर्मल होता है, उसका रंग भी बिल्कुल सफ़ेद धवल होता है, तो बच्चा का मन उस समय बिल्कुल निर्मल एवं कोमल होता है। वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी लो चांदी लेकर ही पैदा हुए हों। पृथ्वी घूमती हुई आती उनके बेचैन पैरों के पास, और उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए, उसकी कोमलता को महसूस करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब उन्हें किसी भी तरह की सुध नहीं होती, वे अपनी उस पतंग उड़ाने की मस्ती में दौड़ते रहते हैं। तो पृथ्वी भी उनके पैरों को चूमने के लिए, उनके पैरों को स्पर्श करने के लिए उनके पास आती है। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती, छतों को भी नरम बनाते हुए। जो छतें कठोर होती हैं, पक्की होती हैं, तो जब वे दौड़ते हैं तो उन्हें उनकी जो छतें हैं वो भी कठोर नहीं लगती, उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती हैं। और उनकी पदचापों से, उनके पाँव की आवाज़ों से, जो पदों की जो ध्वनि आती है, उनकी पदचापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पेंग की तरह है। जो झूला होता है झूलने का, तो आगे पीछे चलता है, आगे पीछे होता है, तो झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। कभी छत पे उस साइड उस दिशा में चले गए, कभी छत पे उस दिशा में चले गए, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। तो ऐसे दौड़ लगा रहे हैं जैसे कोई झूले की पींग हो, झूले की कोई पेंग हो, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। और उनका जो शरीर है, उस शरीर की तुलना किससे की गई है? डाल, पेड़ की जो डाली होती है, जब पेड़ की डाली पे झूला डाला जाता है तो उस डाली में लचीलापन आ जाता है। तो उसी तरह बच्चे का जो शरीर है वो इतना लचीला हो जाता है, उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन आ जाता है। अगले पद में क्या कहते हैं कवि? उस समय गिरने से बचाता उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। कवि कहता है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं और छत पे पतंग उड़ाते हैं तो छत के जो किनारे खतरनाक होते हैं वहाँ तक उनके पाँव आ जाते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। यहाँ कवि क्या कहना चाहता है? कवि ने बच्चों की चेष्टाओं की मनोहरी वर्णन किया है।
मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग यहाँ पे किया गया है। खड़ी बोली में भावानुकूल सहज अभिव्यक्ति यहाँ पे है। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। पतंग को यहाँ कल्पना के रूप में चित्रित किया गया है। अगले पद में कवि क्या कहना चाहता है? अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहना चाहता है कि कभी कभार वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। तो कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वे कभी कभार छतों के किनारे से गिरने से अपने लचीलेपन के कारण बच जाते हैं, और उससे क्या होता है, उसके उनके मन का जो भय है, उनके मन का जो डर है, वह भी समाप्त हो जाता है और वे निडर होकर उस चमकीले सूर्य के सामने फिर आ जाते हैं और पृथ्वी उन्हें और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी क्यों आती है? क्योंकि पृथ्वी उनके कोमल पैरों को चूमने के लिए, उनके कोमल नरम मुलायम स्पर्श को महसूस करने के लिए उनके पास आ जाती है। तो यहाँ पे आलोक धनवा जी बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाओं के माध्यम से शरद ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।